Students, I am Izhar Ansari, a tutor or director of Your Success Coaching Center. Today I am discussing the some important कि धातुओं और अधातुओं में जो हमको चलना है सबसे पहले तो हमको इस चीज़ की ओर चलना है कि इसमें से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको बतलाना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझाने की कोशिश करना है ताकि एग्ज़ाम में किसी को समस्या ना हो। जब एग्ज़ाम आए तो उनकी एग्ज़ाम अच्छी से गुजरे। तो सबसे पहला तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु में अधातु में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। धातु के कुछ उदाहरण आयरन है, एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर है। जबकि कुछ अधातुओं के उदाहरण जो हमारा हो जाएगा, कुछ अधातु जो है उसके उदाहरण जो हो जाएंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ये अधातुओं के उदाहरण हो गए। अब आगे हम जो चलते हैं, आगे हमारा जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है उसको हम जानते हैं। तो धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म की ओर पहले चलते हैं। तो धातु और अधातु का सबसे पहला जो भौतिक गुणधर्म है जिसको हम कह सकते हैं लुइस्चर मतलब चमक, उसकी ओर चलते हैं। तो चलिए आज जो हमारा जो मुख्य बिंदु है धातु अधातु से संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हमारे जो बेसिक कंसेप्ट से भी जुड़े हुए हैं उन्हीं की ओर हम चल रहे हैं। और यह वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, जिसको भी मैं समझाऊंगा कुछ ही प्रश्नों को समझाऊंगा, लेकिन क्या कंप्लीट समझाने के प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है इसमें से टॉपिक जो है बिंदु धातु के कुछ उदाहरण जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। आगे जो चलते हैं, अगला जो हमारा है इसमें से कि फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी धातुओं और अधातुओं के क्या है? तो धातु और अधातु के फिज़िकल प्रॉपर्टी, पहले धात्विक चमक, मेटालिक लुइस्चर। धातुओं के जो तो लुइस्चर मतलब होता है चमक। तो धातुएं जो होती है धातु की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। जबकि आयोडीन एक ऐसा धातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। इसको हम कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताया जो चमकीला होता है, तो आयोडीन हम कह सकते हैं सीधा सीधी। अगला इसमें दिया है कि कठोरता, सॉलिडिटी। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला दिया गया है कि अधातुएं अधिकांश अधातुएं कठोर नहीं होते। उदाहरण में दिया गया कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब तक ज्ञात जो पदार्थ है उसमें सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है, लेकिन अब जो नई जो साइंस है उसके तहत इसको भी सबसे कठोर धातु में की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला जो प्रश्न हमारा है उसकी ओर हम चलते हैं। इसी का अगला पॉइंट पहले रूप। तो इसका रूप बतलाना है कि रूप क्या है। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातु जो होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होती है। केवल मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड द्रव के रूप में पाया जाता है। और अधातु में चलते हैं तो केवल ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो तरल रूप में होता है। बाकी सभी अधातुएं गैस के रूप में या तो ठोस के रूप में मौजूद होती हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, इसी का अगला जो पॉइंट है, सॉरी प्रश्न नहीं, तो अगला पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो है मेलेबिलिटी, आघात वर्धिता। क्या कहेंगे उसको? आघात वर्धिता, अर्थात पीटने पर वो कि उसकी स्थिति क्या होगी, मेलेबिलिटी। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को जब पीटते हैं तो उससे हम पतला चादर बना सकते हैं, दरांती बना सकते हैं, छुरी बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं। धातुओं को कुछ भी बनाया जा सकता है, दरवाज़ा, खिड़की, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती। अगर उसको हथौड़ा से पीटा जाए तो वह चूर चूर हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ब्रिटल होती हैं, भंगुर होती हैं। अगला जो पॉइंट है इसी में तन्यता, डक्टिलिटी इसको हम कह सकते हैं। तो धातुओं में डक्टिलिटी क्या होती है? धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है। धातु इतनी तन्य होती है, इतनी स्ट्रेचेबल होती है कि उसको हम पतली से पतली धातु के तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे धातु के रूप में सबसे तन्य जो धातु हो सोना है। 2 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतली तार खींची जा सकती है। धातुएं तन्य नहीं होती है, इलास्टिक नहीं होती हैं। उसको खींचने पर वह ब्रिटल टूट जाती है, टूटकर बिखर जाती हैं। अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालकता, मतलब इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो धातुएं सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सीसा, पारा, ये कुचालक है धातु की और ऊष्मा की कुचालक होती है। सीसा हो चाहे पारा हो, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, तो उसमें हम कह सकते हैं ग्रेफाइट। अगला जो पॉइंट हमारा है वो दिया गया है घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी की ओर चलते हैं। घनत्व क्या होता है? सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है। इसमें कहा जा रहा है कि डेंसिटी, अधिक घनत्व व उच्च घनत्व व गलनांक, ये पॉइंट है हमारा कि अधिक घनत्व कम या गुच्छ घनत्व एक ही चीज़ है, या गलनांक उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक दोनों कम होता है, जबकि धातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों उच्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ कम है। ये उदाहरण में सामान्यतः धातुओं का घनत्व कम ही होता है। जितने भी अधातु हैं उस प्रायः सभी अधातुओं का घनत्व जो होता है, डेंसिटी, बहुत कम होता है या बहुत कम पाया जाता है। अगला है ध्वनिक। तो ध्वनिक में यह कह सकते हैं सोनोरस। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ या शोर उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातु जैसे प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, उसको पीटने पर कोई स्वर नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन लोहे को पीटने पर आवाज़ आती है, चांदी को पीटने पर आवाज़ आती है, तांबे को पीटने पर आवाज़ आती है। तो सभी से आवाज़ उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ये क्षारकीय है। जबकि अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल है। और इन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब जो गैस हैं वो गैसें वातावरण में पहुंचकर अम्ल वर्षा का कारण बनती है। तो ये आपका SO2 जो है अम्ल है, अम्ल एसिडिक कैरेक्टर का हो गया इसको। अगला पॉइंट हमारा दिया है रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म। तो वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं प्रायः वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है।
तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। अगला है कि इसी में पॉइंट हमारा दिया गया है कि सोडियम और पोटेशियम में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, क्यों, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम को फीतों को किरासन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है और बहुत ही कम ताप पर आग उसमें दहन की क्रिया होने लगती है, इसलिए दहन से बचाने के लिए, वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए उसको केरोसिन तेल में डुबा दिया जाता है या उस पर केमिकल की एक मोटी परत लगा के रखी जाती है, जिससे वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचे और उसका दहन ना हो पाए। इसका अगला पॉइंट हमारा जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पारा जो होते हैं, सीसा, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेज़ी से जलने लगते हैं। इसमें कह रहा है कि आयरन मतलब लोहा वायु में गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन जब आग में उसका चूर्ण को डाला जाता है तो वो तेज़ी से जलने लगते हैं और लाल हो जाता है। ये लिक्विड के रूप में एक टेम्परेचर के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है इसकी का कि कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार दिया है चांदी, सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कहा भी जाता है, कुछ सवाल भी पूछा जाता है कि 2 ऐसे तत्व का नाम बताइए जो खुले अवस्था में प्रकृति में, बिखरे अवस्था में मिट्टी में पाई जाती है। तो सोना और चांदी, और ये संचारण रोधी होता है, जिसकी वजह से इस पर संचारण नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है प्रकृति में। अगला है एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उधर्मी ऑक्साइड। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्षारक के साथ करते हैं, NaOH के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल का निर्माण करता है। अगला इसमें दिया गया है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये धातु ऑक्साइड भी जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें आगे हम चल करके देखते हैं कि धातु जो होता है, धातु जो कर सकते हैं कि धातु एल्युमिनियम, आयरन और जिंक के साथ केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील है। तो धातु एल्युमिनियम, लोहा या जिंक जो है उस अभिक्रिया करता है, लेकिन किस अवस्था में, भाप मतलब गैस की अवस्था में, तो वाटर वेपर के रूप में। और धातु फिर क्या है, सोडियम हो, पोटेशियम हो या कैल्शियम, ये अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार धातु जो होता है मैग्नीशियम, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। तो धातु जो होता है ये वो सीसा हो गया, कॉपर हो गया या सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसी प्रकार जो दिया गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने के पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो गैस बनता है उसके बुलबुले इसके साथ चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो वो तैरने लगते हैं पानी में। उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी घट जाता है, इसकी वजह से वो तैरने लगता है जल के साथ। और तो ये इसमें अगला ये इसका जो पॉइंट है, ये उदाहरण दिया गया है, ये अब सॉल्व कर सकते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण होता है। एल्युमिनियम की
अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार आयरन की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जल के साथ नहीं, हाइड्रोजन गैस का। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु तनु अम्ल, तनु और सांद्र ये दो चीज़ समझना अनिवार्य है। तनु का अर्थ मतलब किसी भी केमिकल में अम्ल में पानी मिला करके उसको पतला कर देना, उसको तनु कहते हैं। और जब ऐसे अम्ल में पानी नहीं मिलाई जाती, जैसा रहता है उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है गाढ़े रूप में, तो उसको हम सांद्र कहते हैं। गाढ़ा को जो अम्ल गाढ़े रूप में मौजूद होता है उसको हम सांद्र कहते हैं। तो इसमें हम चलते हैं कि जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसमें दिया कि कॉपर हो गया, सीसा हो गया, ये चांदी हो गया, ये सब तनु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया, तो धातु जो होता है उसकी धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन और धातु बनाता है। तो इसमें दिया गया, हम उसी पर चलते हैं कि धातु जो होता है अधिकांश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन से हटा देती है, विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। यह क्रिया जो होती है विस्थापन करने की, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसको स्थान से विस्थापित करता है। अब आते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी जो हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वह अर्थात कह सकते हैं वैसी सूची जिसमें धातुओं को उसके अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ज़्यादा से कम की ओर सजा जाता है, उसको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया, पहले सबसे अभिक्रियाशील धातु कैलियम है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। इसके अलावा और भी हैं, ये हो गया सीसा। इसके अलावा जो है और जो अभिक्रियाशील धातु हैं वो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये हो गया चांदी। अगला जो है वो है सोना दिया हुआ, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु Hg एक। तो ये आपका क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना और चांदी है। तो इसको आप समझ सकते हैं। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजन कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जैसे इसमें है NaCl का निर्माण, तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो सोडियम क्लोराइड जब इसको हम तोड़ते हैं तो 2, 8 और 1 ये 3 कोष में टूटता है। तो सबसे बाहरी 1 रहता है, तो 1 जो बचता है वो प्लस में है, तो 2, 8 इसका कंप्लीट हो गया और बाहरी कक्षा में जो है 1 है। तो ये 1 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और ये 7 जो है बाहरी कक्षा में है। तो जब 4 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको 8 से घटाया जाता है। तो इसमें 8 से जब 7 को घटाएंगे तो -1, तो -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये ऋणायन। इसमें धनायन बनेगा लेकिन इसमें ऋणायन बनेगा। आयनिक यौगिक। अब आते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है आयनिक यौगिक। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं।
ब्रिटल ये भंगुर जिसको पटका जाए या हथौड़े से पीटा जाए तो टूट जाए। अगला पॉइंट दिया है गलनांक व क्वथनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक यौगिक को गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके आयनों को, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अगला है घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उसकी घुलनशीलता, वो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है उसको देखना है। तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। धातु चालकता। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। तो इसकी ओर हम चलते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति। तो खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज जो हो गया ये अयस्क में आते हैं। तो अयस्क में हम चलते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं और। तो वे खनिज जिनसे धातु अधिक मात्रा में निकाली जाती है या निष्कर्षित की जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में इसमें दिया गया है संबंधित धातु क्रम। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है लेकिन इसका विद्युत अपघटन किया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं ये। इसके अलावा जो नीचे जो दिया गया है ये सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकते हैं। ये न बहुत कम अभिक्रियाशील है ना ही कम अभिक्रियाशील है, ये मीडियम है। इसमें ज़्यादा जो होती है ज़्यादा अभिक्रियाशीलता या कम अभिक्रियाशीलता नहीं होती है, मीडियम होती है। इसके अलावा जो है दो तत्व ऐसे होते हैं चांदी और सोना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं और प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा चलते हैं हम कि धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो धातुओं से अयस्क से धातु प्राप्त करना ही धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। धातु का निष्कर्षण 3 चरणों में किया जाता है। पहले अयस्कों का समृद्धीकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा धातुओं का परिष्करण, मतलब धातुओं को फिल्टर करके साफ करना। तो इसी को हम समझते हैं आगे हम कि जो अयस्क होते हैं, तो ये अयस्क है, अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं भी होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं भी होती है और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं भी होती है। 3 प्रकार के अभी ऊपर मैंने बताया। तो इसी में हम आते हैं जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसका धातु का विद्युत अपघटन होता है और ये शुद्ध धातु होते हैं, बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त होता है विद्युत अपघटन द्वारा। जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं उसमें सल्फाइड अयस्क जैसे HGS या ZnS, जिंक सल्फाइड या मरकरिक सल्फाइड जो होती हैं वो होती है सल्फाइड अयस्क के रूप में। और दूसरा कार्बोनेट अयस्क होता है जैसे जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में है। अगला है निम्न, जो है हमारा सबसे निम्न, तो सल्फाइड अयस्क होता है सबसे निम्न। इसमें हम चलते हैं आगे। तो इसी में अगला जो दिया गया है उसमें हम कह सकते हैं कि सिनाबार, जिसको हम पारा कहते हैं, पारा का अयस्क जो होता है वो वायु में जब गर्म किया जाता है, जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है और उससे फिर क्या हम धातुओं की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर क्या है उससे धातु हम ओरिजिनल धातु बिल्कुल हमको प्राप्त होता है अपचयन करने के बाद, उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद। इसी प्रकार जब निस्तापन जब किया जाता है सीमित वायु में
तो उससे भी फिर हमको क्या धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। फिर धातु ऑक्साइड के बाद फिर हम शुद्धिकरण करके हम धातुओं का शोधन कर सकते हैं, धातुओं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधातु होता है उसका भर्जन किया जाता है और भर्जन करने के बाद धातु प्राप्त होता है और धातु से फिर क्या उसका परिष्करण होता है, शुद्धिकरण होता है। तो अगला जो पॉइंट हमारा दिया गया है उसकी ओर हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कुछ प्रमुख परिभाषाएं। गैंग किसे कहते हैं? तो वे गैंग पृथ्वी में खनिज अयस्कों में पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज होते हैं उसमें अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जो हमारा निस्तापन जो है उसकी ओर चलते हैं। तो निस्तापन जो है तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट है उसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रकार अपचयन जो होता है धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करते हैं तो जिंक विस्थापित हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट हमारा है वो है कि धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करके धातुओं से उसके जो अपशिष्ट होता है, जो कचड़े होते हैं वो हटाने की क्रिया को ही तो अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो सबसे शुद्ध पदार्थ हमको प्राप्त होता है। जैसे इसमें दिया गया है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में तो एनोड पर जो कह सकते हैं कि एनोड पर अशुद्ध तांबा रहता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। विलयन क्या है इसका? कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल तनु मतलब हल्का जो पानी मिला करके उसमें ज़्यादातर 70% या 60% मात्रा पानी मिला दी जाती है और उसमें कुछ मात्रा जो है 20 से 25% मात्रा अम्ल की मिला दी जाती है तो उसको हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा कि विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर धातु अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। इतना कहने का है जितना कि अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलिटिस में मिल जाती है उतना ही मात्रा में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है कैथोड पर या प्लस चार्ज पर निक्षेपित हो जाकर जमा हो जाता है। अभिलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली में जाकर के जमा हो जाती है जिसे एनोड पंख भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया जो गया है हमारा उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम कहेंगे संक्षारण। तो संक्षारण को हम कोरोजन भी कह सकते हैं या रस्टिंग कह सकते हैं। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या वायु आदि के संपर्क आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर वायु की उपस्थिति में या वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिसके कारण चांदी जो होती है वो काली हो जाती है। चांदी पर काले रंग का परत चढ़ जाना ये निशानी है कि चांदी में जंग लग गई है। इसके अलावा कॉपर मतलब तांबा। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसके कारण तांबा जो हरा रंग का हो जाता है। हर तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना ये निशानी है कि तांबे में जंग लग चुकी है। अगला पॉइंट हमारा जो दिया गया है इसी लोहा से संबंधित। तो लोहा जो होता है आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहा का जो खुले हवा में छोड़ दिया था धीरे धीरे लोहा का जो बाहरी परत होता है भूरा हो जाता है।
और उसमें पपड़ी लग जाती है, धीरे धीरे लोहे की जो उम्र वो ख़त्म होने लगती है। इस अवस्था को हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से बचने के लिए क्या करेंगे, तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उस बचाने के लिए सबसे पहले पेंट करना होगा, तेल लगा करके हम बचा सकते हैं, ग्रीस लगा करके भी बचा सकते हैं, यसद लेपन करके भी बचा सकते हैं, क्रोमियम के लेपन द्वारा भी बचा सकते हैं, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके भी उस धातु का उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला दिया गया है यसद लेपन, जस्तीकरण जिसको कहते हैं। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम यसद लेपन भी कहते हैं या जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम चलते हैं अंतिम पॉइंट की ओर कि मिश्र धातु क्या है या मिश्रातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के साथ लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। स्टील जब लोहा के साथ निकिल या क्रोमियम को मिलाया जाता है, लोहा में जब निकिल और क्रोमियम की मात्रा जब मिला दी जाती है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो स्टील होता है। स्टील अलग चीज़ होती है और स्टेनलेस स्टील अलग चीज़ होती है। पीतल तो तांबे में जब जिंक को मिलाया जाता है तो पीतल तैयार होता है। इसी प्रकार तांबा में टीन को जब मिलाया जाता है तो कांसा तैयार होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सोल्डर के बारे में कि जब लेड शीशा में जब टीना मिलाया जाता है तो सोल्डर बनता है। इसका प्रयोग मोबाइल या किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सोल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अमलगम, मरकरी के साथ कोई और तत्व मिला दिया जाए तो उस मिश्र धातु को हम अमलगम भी कहते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 10वीं क्लास की जो धातु और अधातु जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देने के बाद आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। धन्यवाद।